नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव कपिल फौजी यूट्यूब चैनल पे। आज फिर एक बार पूर्व सैनिकों के जायज मुद्दों को लेकर और आज थोड़ा सा पूर्व सैनिकों के मुद्दे बनाम राजनीति और राजनीति भी जो विपक्ष की है, प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी की। हमारे जो पूर्व सैनिकों के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे ग्रुप भी हैं। बहुत सारे पूर्व सैनिक भाई जवानों की जायज़ मांगों के लिए एक तरह से राहुल गांधी जी के लिए लिखते हैं कि राहुल गांधी के पास में अगर जवानों की जायज़ मांगें पहुंच जाती हैं तो वो उसके ऊपर संसद में बोलेंगे। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ एक आईना और एक बड़ा खुलासा। क्या 28 लाख पूर्व सैनिकों को राहुल गांधी से उम्मीद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेन प्रश्न यही खड़ा होता है। लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है और विपक्ष का होना जरूरी है तो वहां तक आम व्यक्तियों की बात भी पूछनी जरूरी है। ये जो आम 28 लाख पूर्व सैनिक है छोटे रैंकों के, क्या उनकी बात राहुल गांधी तक पूछेगी या नहीं पूछेगी? या पूछी है तो अब तक लोकसभा में या कहीं भी या पूरे लोकसभा का चुनाव निकल गया, उसमें उन्होंने पूर्व सैनिकों के मुद्दे क्यों नहीं बोले? खासकर मैं बात करूं तो हरियाणा में भी उनकी रैली हुई है, पंजाब में भी उनकी रैली हुई है, हिमाचल में भी उनकी रैली हुई है और इसके अलावा भी उत्तराखंड है, राजस्थान है, उत्तर पश्चिम इलाका है, कर्नाटक है और खुद वो केरला से आते हैं। तो केरला के अंदर भी 2.5 लाख से ऊपर पूर्व सैनिक हैं और उनकी खुद की जो लोकसभा क्षेत्र है वायनाड और दूसरा रायबरेली, इसमें भी पूर्व सैनिकों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। आजकल राहुल गांधी जी छाए हुए हैं अग्निवीर अग्निपथ योजना को लेके। सोशल मीडिया पे जबरदस्त उनकी एक फ्रेंड फॉलोइंग चल रही है, जबरदस्त उनके वीडियो भी चल रहे हैं और करोड़ों में उनके व्यू जा भी रहे, उनको देख भी रहे। क्या जब अग्निपथ योजना 2022 में आई, क्या राहुल गांधी ने उस समय इस अग्निपथ योजना को लेकर कोई बात कही थी? अब सोशल मीडिया पे देखोगे तो जिस समय पूरे देश के नौजवान इसका विरोध कर रहे थे तो उस समय राहुल गांधी कहां चले गए थे? नानी के घर भी नहीं गए, वो यहीं पे थे। पर उस समय उन्होंने आवाज उठाई या नहीं उठाई? तो आप देखोगे सोशल मीडिया पे सर्च करने के बाद में उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और आज वो अग्निपथ अग्निवीर के लिए आवाज उठा रहे और सब पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि हां बहुत अच्छी आवाज उठा रहे। इस मुद्दे को पूरे देश में ले जाने वाले कौन हैं कि अग्निपथ योजना का विरोध करने वाले कौन हैं? आप देखोगे तो 28 लाख पूर्व सैनिक पूरे देश भर की और उनके लाखों वीडियो सोशल मीडिया पे, लाखों वीडियो। पर उन लाखों वीडियो में राहुल गांधी का नहीं मिलेगा वीडियो लोकसभा से पहले का, या 2-4 महीने जब लोकसभा था तब की उनकी वीडियो मिल जाएंगे, पर 2022-2023 का नहीं मिलेगा। 13 महीने से ज्यादा जंतर मंतर पे आंदोलन चला और इस जो मुद्दा था इसको हाईलाइट रखा पूर्व सैनिकों ने और हाईलाइट हुआ तो विपक्ष ने
ये मुद्दा ले लिया, अच्छी बात है, उन्होंने आवाज उठाई। मतलब हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी क्या पूर्व सैनिकों की आवाज उठाएगा? राहुल गांधी जी बिल्कुल भी इस भरोसे मत रहना 28 लाख पूर्व सैनिक कि वो उनकी मांग लोकसभा में या जनता के बीच में रखेगा, कभी भी नहीं रखेगा। क्योंकि राहुल गांधी को जो गुमराह करने वाले हैं, जो बरगलाने वाले हैं, वो उनकी पार्टी में मौजूद है। उनकी ही जो कांग्रेस पार्टी का सैनिक प्रकोष्ठ के अंदर जो टीएस कर्नल बैठे हैं, जिनको खुद की पेंशन का ज्ञान नहीं, या बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं जिनको ज्ञान है तो एनएफयू का ज्ञान है, पूर्व सैनिकों का शोषण का ज्ञान है, पूर्व सैनिकों के साथ असमानता का ज्ञान है। वो वहां तक, उस लेवल तक आप लोगों को पूछने नहीं देते। इसके उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में मैनिफेस्टो आया। यह मैनिफेस्टो बनाने वाले कौन थे? क्योंकि राहुल गांधी को तो ज्ञान नहीं है। अगर सेनाओं के ऊपर उन्होंने उस मैनिफेस्टो में कुछ लिखा तो क्या लिखा? फरवरी 2014 की ओआरओपी। अब फरवरी 2014 की कौन सी ओआरओपी है? उसके अंदर एक सीधा सा नोटिफिकेशन निकला हुआ, एक लाइन का, रक्षा मंत्रालय, और वो लिखा हुआ पीसीडीए को, सीजीडी को, और उसमें लिखा है कि ओआरओपी को लागू करो, इसकी टेबल बनाओ, बस यही लिखा है। क्या मैनिफेस्टो में यह था कांग्रेस के घोषणा पत्र में कि परमेश्वर को ओआरओपी मिलेगी? जो कम सर्विस के कम उम्र के अंदर जो रिटायरमेंट आए हैं उनको इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिया जाएगा। सैनिक विधवाओं की पेंशन को 50% किया जाएगा। जेसीओ रैंक की जो विसंगतियां हैं उसको जूनियर कमीशन ऑफिसर की तरह, जो सिविल में होते हैं, जिस तरह से एसीपी होता है पुलिस अधिकारी, और उससे तो बहुत नीचे स्टेटस है उसका, यहां तक जो डीएसपी होता है पुलिस के अंदर, उससे भी स्टेटस नीचे है जूनियर कमीशन का। क्या ये चीजें उसमें लिखी? क्या एक्स ग्रुप की लिखी? नहीं, ये बड़े चालाकी के द्वारा जो कांग्रेस के सैनिक प्रकोष्ठ में उसमें लिखा और लोगों को गुमराह किया गया रैलियों के अंदर। दूसरा पॉइंट उसके अंदर लिखा गया कि डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर टैक्स फ्री किया जाए। अब यह बात कोई राहुल गांधी से पूछने वाला हो कि जवानों की डिसेबिलिटी पेंशन पे टैक्स लगता ही नहीं, क्योंकि जवान जो डिसेबिलिटी पेंशन लेते हैं वो 5,000 रुपये से 18,000 रुपये लेते हैं, तो उनकी डिसेबिलिटी पेंशन और सर्विस या एलिमेंट मिला के तब भी वो टैक्स के दायरे में नहीं आते। अब ये जो राहुल गांधी खुले आम अपने मैनिफेस्टो में लिख रहा कि डिसेबिलिटी पेंशन को टैक्स फ्री किया जाएगा, तो उसको गुमराह और बरगलाया किसने? कांग्रेस के सैनिक प्रकोष्ठ ने, जो तिरछी टोपी पहन के और मीडिया के अंदर आके और अनाप शनाप, जिसको कहते हैं भ्रमित खबरें देना, गुमराह करना, एक दुष्ट प्रचार करना, और ये प्रचार हुआ। तीसरी चीज वो खुले आम स्वीकार करते हैं कांग्रेस का सैनिक प्रकोष्ठ की एनएफयू मिलनी चाहिए। एक तरफ तो भारत सरकार पेंशन का बजट घटाने पे लगी हुई है, दूसरी तरफ एनएफयू की मांग है, और एनएफयू की मांग फिर भी जो पूर्व सिपाही हैं, नायक हैं, हवलदार हैं, जेसो साहिबान, उनके लिए तो है ही नहीं एनएफयू की मांग। तो कांग्रेस का तो ये दिख जाता है कि कांग्रेस को जो बरगलाने वाले हैं, जो गुमराह करने वाले हैं, वो कांग्रेस का सैनिक प्रकोष्ठ है। अब आप सोचोगे क्या हमने अपनी मांग कभी राहुल गांधी तक पहुंचाई? 28 लाख पूर्व सैनिकों ने बिल्कुल पहुंचाई। पहला, जब हमारे गोरखा रेजिमेंट के बहादुर सैनिक मिले और राहुल गांधी का वीडियो बाहर आया, जो 1.5 मिनट की क्लिप आई, राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि ओआरओपी पे अगर किसी का हक है तो वो छोटे रैंक के सैनिकों का, क्योंकि ये
हमेशा आगे रहते हैं। जब भी दुश्मन की गोलियां चलती हैं तो ये सबसे पहले अपना सीना लगाते और इन्हीं के सीने को छूती हुई वो गोली बाहर निकलती। और इसके ऊपर राहुल गांधी की मैं तारीफ भी करता हूं। पर कुछ पल के बाद ऐसा क्या होता है कि राहुल गांधी इस बात को स्वीकार करने के बाद में इस बात से यू टर्न मार जाते हैं कि लोकसभा में भी वो इस बात को नहीं उठाते। और ये जो वीडियो था ये आज से 9 महीने पहले का है, पर 9 महीने के बाद उन्होंने कभी इस बात को दूसरी बार दोहराया नहीं। तो इसका क्या मतलब था? इसका सीधा मतलब था कि जो कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ ने उनको घेर लिया, उनको दबा लिया कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो पूरे उसमें चला जाएगा, भेदभाव आप बढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कह दिया कि जवानों को मिलना चाहिए, वो आरोपी, ये तो फिर बीजेपी सरकार सत्ता में है, बीजेपी सरकार इस चीज को पकड़ लेगी और पकड़ लेगी तो उसको पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा तो बीजेपी को वो इसके ऊपर जांच बिठा देगी कि 1,20,000 करोड़ रुपया देने के बाद में भी 28 लाख पूरे सैनिक कह रहे हैं कि हमारे को दिया ही नहीं, हमारे को दिया ही नहीं। तो यहां से राहुल गांधी को घेर लिया। अब उससे भी बड़ा खुलासा, सबसे बड़ा सबूत, राहुल गांधी की भारत यात्रा चल रही थी आज से कम 10-11 महीने पहले। जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा हरियाणा में आगे आई तो हरियाणा के 9 के अंदर उनसे पूर्व सैनिक मुलाकात करते हैं। और मुलाकात करवाने वाले कौन थे? कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ। और हमारे जवान जाके वहां बैठ के कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ के जो अधिकारी हैं उन्होंने उनको बरगला दिया 9 के अंदर। अंबाला के अंदर फिर जो पूर्व जर्नल हैं उन्होंने बरगला दिया उनको। और वो जर्नल जिनके ऊपर आदर्श सोसाइटी के भ्रष्टाचार में उनको दोषी साबित किया हुआ, आदर्श सोसाइटी बंबई वाली में उनको रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह कह के सजा दी गई है कि आप कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकते, यही आपकी सजा है। उनसे मिलते हैं। पर पूर्व सैनिकों की धरती है हरियाणा, पूर्व सैनिकों से वो नहीं मिलते। 3 लाख पूर्व सैनिक हैं। जो हरियाणा की कांग्रेस है उसमें भी पूर्व मुख्यमंत्री कंजपुरा स्कूल में पढ़ा हुआ है, मिलिट्री स्कूल में। तो उसके जो दोस्त हैं वो सारे के सारे बड़े वाले हैं, तो छोटे वालों को वो कभी पूछने ही नहीं देता मात्र। अब इससे बड़ा सबूत, जैसे ही पंजाब में ये यात्रा जाती है तो पंजाब में गुरदासपुर के पूर्व सैनिक राहुल गांधी से 45 मिनट बात करते हैं। आज तक इस बात का किसी को नहीं मालूम था। 45 मिनट राहुल गांधी से बात करते हैं। और उस दौरान, जिस दौरान 20 फरवरी का धरना प्रदर्शन दिल्ली जंतर मंतर पे चल रहा था, और वही टीम उनसे मुलाकात करती है जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन है कि भाई आज इनकी यात्रा है और ये आम व्यक्तियों के मुद्दे को उठा रहे हैं, तो पूर्व सैनिकों के मुद्दे को भी उठाएंगे। और सार्वजनिक तौर पे सड़क के ऊपर उनसे मुलाकात करी। कोई ये नहीं है पिछले दरवाजे से जाके करी, बंद दरवाजे में करी, नहीं। और 45 मिनट तक राहुल गांधी को फाइलों के अनुसार सबूतों से बिल्कुल तोते की तरह समझाया। 45 मिनट तक राहुल गांधी को कि ओ आरोपी पे हक किसका है, परमेश्वर को बाहर क्यों निकाला, सैनिक विधवाओं की 30% पेंशन क्यों है, मिलिट्री सर्विस पे जवानों को 15,500 क्यों नहीं है, जवानों को डिसेबिलिटी पेंशन 2.5 लाख रुपया क्यों नहीं है, एक्स ग्रुप की इतनी बड़ी विसंगति कैसे है, ऑनरेडी नायब सूबेदार की विसंगति कैसे है, जो ऑनरेडी सर्विस के दौरान बन गया उसको बेनिफिट मिलता है, सर्विस से बाहर आके ऑनरेडी मिलती है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलता, जूनियर कमीशन है। वेलफेयर चाहे कैंटीन की चकलने की किसी भी तरह से हो, 45 मिनट तक राहुल को तोते की तरह समझाया जाता है। फिर भी राहुल गांधी उस पूरे, यहां तक उस मीटिंग के बाद में उस मीटिंग का कोई भी वीडियो अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करते।
यहां तक पूर्व सैनिकों को लेके वो उसी समय गुरदासपुर में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। यहां तक पूरा 1 साल निकल गया और आज तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया, उन्होंने ना लोकसभा के इलेक्शन में कभी पूर्व सैनिकों की आवाज उठाई, ना उनके बाद में उनकी आवाज उठाई आज तक। तो ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी को दबा दिया गया, जबकि मुद्दे जायज हैं, समानता के अधिकार है, न्याय के अधिकार हैं, और संविधान के दायरे में फिर भी राहुल गांधी चुप्पी क्यों साध गए? कैसे साध दी उन्होंने चुप्पी? उनको किसने डरा दिया? राहुल गांधी को किसने गुमराह किया? किसने बरगलाया? तो इसका एक ही जवाब है, वो जवाब है कांग्रेस पार्टी का सैनिक प्रकोष्ठ ने। जो आज कांग्रेस पार्टी का सैनिक प्रकोष्ठ है, अगर मैं ये कहूं कि यही व्यक्ति 2015 में ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन का धरना प्रदर्शन दिल्ली जंतर मंतर पर चलाने वाले थे, तो आप इस खबर को या मेरी जो बात है इसको झूठ मत मानना। जो पुराने व्यक्ति हैं वो सब जानते हैं कि जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर चला 2015 में, और उसके द्वारा जो जवानों का हक सरकार देने वाली थी, उस हक को खाया गया। और यही व्यक्ति थे जो आज ORP की बात कर रहे हैं, अग्निवीर अग्निपथ योजना की बात कर रहे हैं, जबकि अग्निपथ अग्निवीर योजना को उठाया तो 28 लाख पूर्व सैनिकों ने। इन्होंने जो उठाया वो राजनीतिक बढ़त लेने के लिए सिर्फ यही है। पर आज हमारे भाई जो कुछ कह रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के कमेंट करके कि कांग्रेस हमारे मुद्दों को उठा देगी, तो इस बुढ़ाए में कभी मत रहना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सैनिक प्रकोष्ठ बहुत मजबूत है। बरगलाने में, गुमराह करने में, राहुल गांधी की आंखों को बांधने में, उनको चश्मा लगाने में, क्योंकि वो जो कांग्रेस पार्टी में जो बैठे हैं वो राजनीति के धुरंधर है, उनको कोई मतलब नहीं है। हां, जब बेनिफिट होगा, अगर सरकार कुछ देना चाहेगी तो उसी समय वो गुमराह कर देंगे। मैं गुरदासपुर के पूर्व सैनिकों को भी साधुवाद करता हूं कि उन्होंने राहुल गांधी को मेन सड़क पे बिठा के समझाया 45 मिनट पर। राहुल गांधी के कानों पे चू नहीं पड़ी। आप कहोगे कि अब क्यों इस बात को उठा रहे हो कपिल भाई? नहीं भाई, समय के अनुसार सारी चीजें उठाई जाती हैं। जब पर्सन बनने लग जाते हैं मीडिया के अंदर, और हमारे पूर्व सैनिक नौजवान बुजुर्ग जब सवाल पूछने लग जाते हैं, उस समय हर एक चीज की वैल्यू होती है। और आज जो मैंने रखा है, ये आज के समय इन शब्दों की वैल्यू है। अगर मैं इसको 6 महीने पहले उठाता, 8 महीने पहले, तो कोई ध्यान नहीं देता। क्योंकि आज जब हमारा पूर्व सैनिक समाज एक तरफ से कह रहा है कि राहुल गांधी से मिलो, उनसे ये करो, तो राहुल गांधी से पहले मिल चुके हैं लोग। तो आज जो पूर्व सैनिकों ने जिस तरह से अग्निवीर का मुद्दे को पूरे 2022 से हाईलाइट रखा है, उसी तरह से पूर्व सैनिकों को खुद के अपने पैरों के बलबूते, अपनी इस कलेजे के बलबूते खड़ा होना पड़ेगा। और पूर्व सैनिक खड़े होंगे तो विपक्ष भी सुनेगा और पक्ष भी सुनेगा। क्योंकि अगर मैं अकेला बोल रहा हूं, अगर मेरे साथ में जब 100 भाई बोलेंगे तो वो आवाज 1 किलोमीटर तक जाएगी, और जब 10,000 बोलेंगे तो वो 100 किलोमीटर तक जाएगी। और जब हम 1 लाख इकट्ठे होके अपनी जायज मांगों की हुंकार भरेंगे, संविधान के दायरे में अपने अधिकार मांगेंगे, तो वो आवाज दिल्ली में बैठी हुई सरकार के पास में भी जाएगी और विपक्ष पार्टियों के कान से होती हुई उनके दिल तक जाएगी। आज आप देख रहे हो मीडिया में आ रही हैं खबरें कि OROP के लिए, 3 रिवीजन के लिए लेटर लिखे जा रहे। पर मैंने देखा पूरे देश में 28 लाख पूर्व सैनिकों की हजारों संस्थाएं हैं, किसी भी अध्यक्ष ने अभी तक भारत सरकार को लेटर नहीं लिखा कि OROP का रिवीजन किया जाए। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पहले की बहुत सारी विसंगतियां, अगर OROP 3 रिवीजन होती है तो इससे भी हाथ धोना पड़ेगा।
और धीरे धीरे ओआरओपी से हम बाहर निकलते रहेंगे। और ओआरओपी जो 1 रैंक 1 पेंशन का जिसका नाम है, वो ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन पहले ही हो चुकी है, आगे इसके ऊपर और स्टैंप लग जाएगी। पर हां, एक वर्ग जबरदस्त लेटर लिख रहा है सरकार को, बड़े बड़े रैंक रिटायरमेंट है जिनकी पेंशन 2.5 लाख रुपये। क्यों लिख रही? जिसकी पेंशन 18,000 रुपये वो न्याय मांग रहा है, और जिनकी पेंशन डीए मिला के 2.5 लाख 2 लाख है, वो लेटर लिख रहे कि रिवीजन को जल्द से जल्द किया जाए। क्यों? क्योंकि उनको सूत्रों के हवाले से खबर है कि ओआरओपी 3 को लागू करते वक्त सरकार बहुत ही ध्यानपूर्वक उन्हें हिदायत दे रखी है, जो भी डिपार्टमेंट हैं, कि अब की बार अन्याय नहीं होना चाहिए। पर यह है कि अन्याय होगा, क्योंकि ओआरओपी 3 की जो टेबल है वो तकरीबन अगर इस हफ्ते में वो बाहर आ सकती, वो इस हफ्ते में बाहर आ सकती। मीडिया के अंदर भी खबर चल रही है कि रिटायर्ड ऑफिसर सरकार पे दबाव बनाए हुए। बस क्यों बनाए हुए हैं, इस चीज को सोचने की जरूरत है दिमाग से। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बैठ के या हाउसिंग सोसाइटी के अंकल जी बन के किसी के पैर खींच सकते हो, पर अपने अधिकार नहीं मांग सकते। कपिल भाई को उल्टा सीधा बोल सकते हो, गालियां दे सकते हो कि कपिल भाई पैर खींचता है। अच्छे अच्छे व्यक्ति भी जिनके अंदर बुद्धि नहीं है, वो पता क्या क्या लिखते हैं कि फलानी स्टेट के अंदर कलरक बैठे 4 घंटे में सरकार ने उसकी बात मान ली। अरे फलानी स्टेट के अंदर विधानसभा के इलेक्शन है और जो 14 महीने बैठे उनकी बात नहीं मानी। क्या दिमाग है? जो हमारी मांगे हैं ना, जिस पहाड़ को मैंने 20 फरवरी को भरे मन से कहा था कि हमारी जो मांगे हैं जो जायज है संविधान के दायरे में, उसमें एक बहुत बड़ा पहाड़ है। और वो पहाड़ ऐसे नहीं बनाया हुआ कि सिर्फ मिट्टी का, नहीं नहीं नहीं, वो इतनी बड़ी एक दीवार, एक पहाड़ है जो कंकर, ईंट, अंबुजा की सीमेंट, सरिये डाल के आप उस दीवार को पार नहीं कर सकते। पर आप लोगों ने 13 महीने में उस दीवार को पार किया। ऐसा नहीं है कि 13 महीने में सरकार हमारे, अरे सरकार ने पिछले 10 साल में कोई भी आंदोलन की बात नहीं सुनी। आपसे बड़े संगठन है केंद्रीय कर्मचारियों को, जीएसएम है, जिनके संगठन में 30 लाख पूर्व सैनिक हैं और 36 घंटे के अंदर वो रामलीला ग्राउंड को भर देते हैं, पर उनकी बात नहीं सुनी गई। पहलवान बैठे थे, पूरी देश भर पूछ गया था, उनकी बात नहीं सुनी। ट्रक ड्राइवरों ने आंदोलन कराया था, उनको आश्वासन देकर नए कानून आ भी गई। ड्राइवर के ऊपर जो है कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो 7 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना, और अब वहां से भाग गए तो फिर और आपके ऊपर धाराएं लगेंगी। अब नहीं भागेगा तो उसमें मैं भी एक ड्राइवर ही हूं, मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूं पर्सनल, आप बाइक चला रहे हो, आप भी एक ड्राइवर हो, और नहीं भागे तो भीड़ मार देगी। बहुत सारी चीजें हैं। उनको जो आदमी आप लोगों के कभी हुए ही नहीं, कोई जंतर मंतर के ऊपर पूछा ही नहीं, वही आदमी 28 लाख पूर्व सैनिकों की मांगों को खींचता मिलेगा। पर कभी आप सवाल भी पूछो कि भाई अगर कपिल भाई से अच्छा नहीं हो सका तो आपके हाथ तो किसी ने नहीं पकड़े थे, आज तो जंतर मंतर खुला हुआ है। आज जो संस्थाएं जो 14 महीने के आंदोलन में पैर खींच रही थी, आज क्यों नहीं जा रही वे? क्यों नहीं जा रही? मैं तो बार बार उनको हाथ जोड़ रहा हूं। हमारे से अच्छा नहीं हो सका तो बुरा हमने भी नहीं किया, और इतना अच्छा कर दिया कि इतिहास के पन्नों में आप लोगों पे आने वाली पीढ़ियां गौरव करेंगी। इतना बड़ा धरना कभी नहीं चला। जवान जेसीओ जो पूर्व सैनिक छोटे रैंक के, उन्होंने कभी नहीं लगाया, और चलाया हो तो कमेंट करके जवाब दे देना। जो दूसरे का धरना दिखाते हो गुमराह करते हैं। मेजर जनरल का, वो मेजर जनरल है, वो अपना धरना चला सकता है, उसके पास में करोड़ों रुपया पड़ा है, पर वो तो भाई मेजर जनरल का है, उसमें हम कहां से आ गए? उनका ग्रेड अलग है, लेवल अलग मिला हुआ उनको, उनकी पे पेंशन बहुत अलग है, अलाउंस बहुत अलग है। हम अपनी बात करते हैं, हमारे में से तो नहीं चला है ना। तो आज उन संस्थाओं को भी मेरा खुला ऑफर है और हाथ जोड़ के है कि अगर दम है ना, दम है यहां पे, दम है तो जाओ जंतर मंतर पे,
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर भाषण देने से और ज्ञान देने से और ग्राउंड के अंदर काम करने से पींडियां कांपने लग जाती हैं। पता लगता है कि जंतर मंतर कहां है, पता लगता है कि सर्दी के अंदर आंदोलन कैसे चलता है, पता लगता है जब हम उस मैदान में बैठते हैं तो ऊपर से बर्फ के गोले आके टैट को फोड़ती हैं। पता लगता है 50 सेल्सियस की गर्मी में जिसमें लोहा पिंगल के चल जाता है कि दस्त लग जाते हैं, डिसेंट्री हो जाती हैं, 15-15 दिन मेडिकलों के अंदर ग्लूकोज चढ़वाने पड़ते हैं। तो चला के दिखाइए। पता लगता है जब वहां पे प्रशासन की लाठियां सिर में लगती हैं, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे बस के अंदर फेंकेंगे। ये देखा आप लोगों ने 14 भी ने। पर व्हाट्सएप पे ये चीजें नहीं दिखती। तो व्हाट्सएप के जितने जो बहादुर शेर है ना, जो शेर हैं, वो जाइए जंतर मंतर पे या करवाइए जवानों की जायज मांगों को, सुनाइए पक्ष और विपक्ष को, भरिए हुंकार। हम आप लोगों के पीछे हैं और हाथ जोड़ के पीछे। आपके पैर नहीं खींचेंगे जिस तरह से आप लोगों ने पैर खींचे, और हम मेरे नहीं खींचे, 28 लाख पूर्व सैनिकों की जायज मांगों के लिए खींचे। इतनी कम उम्र का, मेरी जितनी उम्र के तो सिविल के अंदर नौकरी कर रहे हैं स्टेट के अंदर, और 60-60 हजार रुपया लेके हर महीने आ रहे हैं, और अच्छी खासी गाड़ियों में। और मैं कोई नौकरी नहीं कर रहा, बस अपने समाज के लिए कि ये गलत चीजें, इस संविधान के लिए, इस संविधान के समानता के अधिकारों के लिए, न्याय के लिए, मानव अधिकारों के लिए लाखों क्रांतिकारियों ने गुलाम भारत में अपना बलिदान दिया है, जिसको कहेंगे सूरज से बलिदान दिया है। इस भारत मां की आजादी के लिए लाखों माओं ने जोड़ी भर भर के अपने बच्चों की कुर्बानी दी, तब हमारे को ये समानता के अधिकार मिले। और उन समानता के अधिकार मेरे को चाहिए। और मैं 16 साल से हूं, जब मैं सर्विस के दौरान था, आज था, मैं किसी के लिए यह संघर्ष नहीं कर रहा, मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपनी आत्मा के लिए कर रहा हूं और आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहा हूं। बस कि आने वाली पीढ़ियां हमारे ऊपर सवाल ना दागे, उनकी सवालों की बैरल हमारे सामने ना हो कि किस तरह से, जिस तरह से आज हम कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में हजारों पूर्व सैनिकों की कमेटियां हैं, और उन हजारों पूर्व सैनिकों ने सालों से अपने इलाके के अंदर, कभी वो धर्मशाला में, कभी पार्क में, कभी किसी बिल्डिंग के अंदर मीटिंग करेंगे महीने के पहले रविवार को, महीने के लास्ट रविवार को, और चाय पकौड़ा खा के और पीछे हाथ लगा के चलते रहेंगे। क्या इससे हक मिल गए हमारे को? हम पूछते हूं, मैं उनकी पीढ़ी का हूं, मैं बहुत हूं, जो बुजुर्ग है वो मेरे ताऊ समान है, दादा समान है। मैं पूछना चाहता हूं उनको कि आप लोगों ने आज तक पूर्व सैनिकों की जायज मांगों के लिए क्या कराया है? यह सवाल मेरा, क्योंकि मैं आपकी, जो आपकी आने वाली पीढ़ी थी, उस पीढ़ी में से मैं निकला हूं। तो यह सवाल मेरा आप लोगों से है कि क्या करे आप लोगों ने? कोई जम्मू में बैठा है, कोई हरियाणा में बैठा है, कोई पंजाब में बैठा है, कोई बिहार में बैठा है, कोई उत्तर प्रदेश में बैठा है, कोई केरला में बैठा है, कोई असम में बैठा है, कोई उड़ीसा में बैठा है। पूरे भारतवर्ष में आपके अध्यक्ष बैठे, और सिर्फ एक वर्ग के पर नहीं कहेंगे चाय पकोड़े खाने में और हमारे से ही पैसा लेने में, पर आज तक हमारे को अधिकार नहीं मिले। पर आने वाली पीढ़ियां, चाहे मैं हूं चाहे मेरे बुजुर्ग हैं जिन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, पर आने वाली पीढ़ियां हम दोनों पे ही गर्व करेंगे। मेरी पिछली पीढ़ी, जो मेरी दादा, ताऊ, काका की जो मेरी पीढ़ी है, और एक हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियां जो हमारे बच्चे होंगे, वो हम दोनों पे ही गर्व करेंगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, मांगे नहीं हुई तो पूरी नहीं हुई, पर डट के संघर्ष करा, डट के हुंकार भरी, ना लाठियां खाने से डरे, ना टूटने से डरे, ना बिकने से डरे। हां, हुंकार भरी, और मंच, माइक और नेतृत्व छीना है। भीख में नहीं लिया हमने, छीना है। और किन से छीना है, ये आप लोगों को गर्व होना चाहिए। ये बताने की बात नहीं है कि मैं बार बार ये बताऊं, ये गर्व होना चाहिए आप लोगों को अपने आप पे। सैनिक भाइयों, मैं जो कहूंगा दिल ठोक के कहूंगा,
मैंने कोई मतलब नहीं किसी से, कोई मेरी टांग खींचो, मेरे को गाली दो, मैं सुनते हुए आया हूं, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर लाखों करोड़ों मेरे पे आशीर्वाद। मैं कभी कभी किसी को पैसे मांगता दिखा हूं कि मेरे को 10 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो, मेरा काम नहीं चल रहा भाई, मैं भीख मांग रहा हूं? मैंने तो नहीं की। जो गलत होगा, चाहे कोई हो, चाहे मेरी खुद की कमेटी का हो, चाहे बाहर का हो, जो जवानों के कंधे से राजनीतिक करने चलेगा, उसको उजागर मेरा करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरी नैतिकता, और मैंने करे। चाहे वो गोल टोपी वाला था, चाहे वो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपना धंधा बना लिया पूर्व सैनिकों को गुमराह करने का, बरगलाने का। सालों से देख रहा हूं, मेरे कमेंट करके जवाब देना, क्या आप लोगों को आज तक 1 रुपये का बेनिफिट हुआ है उनके वीडियो देखते हुए? बताइए कमेंट करके। पर हां, अगर मैं अपनी आवाज उठा रहा हूं तो आवाज मैं अपने संविधान के दायरे में और अपने हकों की जायज मांगों की आवाज उठा रहा हूं, और वो जायज मांगे। ठीक, आप लोगों को मेरे वीडियो से या मेरी बोलने से 1 रुपये का फायदा नहीं हुआ, पर अगर हम देखें तो आज आपको करोड़ों रुपये का फायदा हुआ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपके अंदर जागरूकता आई, अपने अधिकारों का जोश आया है। आप खड़ा होना सीखे, आप बोलना सीखे। और इसके अलावा जो भारत सरकार तक मैं इस माध्यम से अपनी आवाज पहुंचा रहा हूं, यह बहुत बड़ी चीज है सोशल मीडिया। इस पे प्रधानमंत्री भी है, जब वो अपनी आवाज पहुंचाता है कि मैंने आज किसानों के लिए ये कर दिया, आज मैंने वो कर दिया, आज मैं फलानी जगह गया, आज मैं फलानी जगह गया। और यही सोशल मीडिया है जो विपक्ष की भी बात पूरे देश में पहुंचाता कि नहीं, फलाना आदमी झूठ बोल रहा है, हम सच बोल रहे। प्रतिपक्ष को भी यही दिखाता है, हर चीज को यही दिखाता है। अगर लोकसभा के अंदर संसद टीवी ना हो तो आप लोगों को कैसे पता लगे कि लोकसभा में चल क्या रहा है? क्योंकि लोकसभा के अंदर 140 करोड़ लोग तो नहीं बैठ सकते। तो सोशल मीडिया अपने अधिकारों को आगे पहुंचाने के लिए, और यह अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता, यह अधिकार आपको बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान आर्टिकल 19 में देते। इसलिए किसी राजनीतिक पार्टी को यह मत सोचना कि वो राजनीतिक पार्टी आपको थाली में सजा के आपकी मांगे दे देगी, आपके अकाउंट में एरियर दे देगी। नहीं भाई, प्रकृति का नियम है, जो रोया नहीं, जो बच्चा रोया नहीं, मां ने भी उसको दूध नहीं पिलाया। मां को नहीं पता लगता कि बच्चा भूखा है नहीं, पर परमात्मा ने उस बच्चे को जो बोल नहीं सकता, उसको साथ में एक चीज दे के भेजी है कि रोए, जब तू रोएगा, जब तेरी मां को पता लग जाएगा कि तू भूखा है। ये प्रकृति का नियम, क्योंकि वो तो बोल ही नहीं सकता, वो तो इशारा ही नहीं कर सकता, पर भगवान ने, परमात्मा ने उसके अंदर वो चीज दे के भेज दी कि ये रोएगा भी नहीं, ना इशारा दे सकता, तो ये रो तो सकता है ना। रोने से मां को पता लग जाता है। तो यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा नियम है। जो रोएगा नहीं, उसकी आवाज ना सरकार उठाएगी, ना पक्ष उठाएगा, ना विपक्ष उठाएगा, कोई नहीं उठाएगा। हमारे घर के अंदर भी यही होता है, जब तक हम किसी को नहीं बोले कि खेतों में जाना है तो कोई नहीं जाएगा। बोलने से ही पता लगता है कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। बोलने से अधिकार मिलते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर या व्हाट्सएप माफिया के ऊपर यूनिवर्सिटी के अंदर लिखने से, बोलने से, पैर खींचने से कभी अधिकार नहीं मिलेंगे मेरे भाई। और ना ही हाउसिंग सोसाइटी के अंकल जियो आपके लिखने से अधिकार मिलेंगे। आप ज्ञान पेलते हो, पर ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञान अगर देना है तो ग्राउंड में उतरिए, जंतर मंतर पे जाइए, वहां बैठिए, आपके ज्ञान को माथे के लगाएंगे, आपके ज्ञान को लेंगे। तो भाइयों, यही है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये हाउसिंग सोसाइटी के अंकल जी। हमारी ताकत है ये व्यक्ति। कहीं आप ये मत सोचना कि ये हमारे पैर खींच रही है। नहीं, किसी भी संघर्ष में
पहली ताकत यह होती है कि कोई आपके पैर खींचने वाला हो और आप अपने पैरों को बचा के और ऊपर चढ़ाई करो। अगर डर नहीं रहा तो पकड़ ढीली हो जाएगी और ऊपर से नीचे गिरते वक्त देर नहीं लगेगी। इसलिए संघर्ष के दायरे में जो विरोधी है उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान, पर जो विरोधी वही जो सामने के हैं, सामने ठोक के बोलते हैं अपनी बात पे, नाम लेके बोलते कपिल भाई ये है, कपिल भाई ये है, कपिल भाई गंदा है, कपिल भाई चोर है, कपिल भाई ये नहीं है जो पीछे बैठ के छुरा घोप रहे हैं पीठ में। इनका स्थान कहीं नहीं आता, इनका स्थान वहां आता है जहां पे जयचंद और मीर जाफर का, इनका स्थान कहीं नहीं आता। तो भाइयों एक बार फिर लगाएंगे हुंकारा संविधान के दायरे में जवानों के बनते अधिकारों के लिए, और पूरे देश की संस्थाओं को हाथ जोड़ के फिर अपील करेंगे कि कोई तो संस्था बाहर आए, जवानों की जायज मांगों के लिए नेतृत्व करे, लीडर बने। हम उसके साथ में हाथ जोड़ के उसके साथ में तन से है, मन से है, धन से है, दिल से है, ना पीछे हटेंगे। अगर हमारे बुजुर्गों को की तरफ प्रशासन ने लाठियां करी तो अपना सिर लगा देंगे उनको, पर लाठी नहीं लगने देंगे। और आज तक मैं 10 साल हो गए सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, मैंने जब भी कुछ ऐसी बात हुई है बैरिकेड या कहीं भी संविधान के दायरे में हम आगे चले हैं तो मैं अपने बुजुर्गों से 2 कदम आगे रहा हूं। सबसे पहले मैं ही पिटा हूं और आगे भी पिटता रहूंगा, लोग आपका आशीर्वाद मिलता रहा तो, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, उनको भी अनुशासन बनाना है, शांति बनाए रखनी, तो उनका कर्तव्य है। और वो तो आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रसाद सा मिल रहा है। अगर कोई लाठ लग गया, यहाँ लग गया, वहां लग गया, तो 4 दिन उसका निशान भी रहता है, मजा आता है उस लाठी को खाने में भी। और मैं तो ये कहूँगा कई बार तो कई बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, अच्छा खासे लठ लग जाए तो बीमारियां भी हो जाती हैं, 5-10 ग्लूकोज की बोतलें चढ़ जाती हैं, फिर ठीक हो गया, फिर चल पड़ते हैं। और ये संघर्ष का रास्ता ही है। और एक फौजी के लिए तो मैं ये मानता हूँ कि ट्रेनिंग में है ना, जब उस्ताद नु कहता था भाई ऊपर कर ले हेलीकॉप्टर को, और उस्ताद ये करया करता धड़ाधड़, और वही उस्ताद आध पौन घंटे में फिर या थपकी मार देता था। ने बोला 1 नंबर का फौजी बनाएगा, और गर्व है तेरे उस्ताद को तेरे पे। और वही उस्ताद जब कसम परेड होकर जाया करते, आंखों में आंसू आ जाया करते। देखो वो गुरु है हमारे, और उसका काम है कि हमारे को इतना मजबूत कर दे कि वो हेलीकॉप्टर पे मार के 15-15, 20-20, 30-30 लाल कर देता था। ना बैठा जाए, ना उठा जाए, ना खाया जाए, ना पिया जाए, बिस्तर के अंदर भी कवरेट लेके सोना पड़ता, क्योंकि इसका फर्ज था कि मेरा कोई जवान कच्चा ना रह जाए, जो पहाड़ियों में चढ़ते वक्त या दुश्मन को देख ले या दुश्मन की पकड़ में आ जाए तो वो 5-10 डंडे में, लाठियों में हाथ ना जोड़ने लग जाए। तो वो उस्ताद का कर्तव्य था, वो जुनून उसके अंदर डालना। चाहे नाखून निकाल ले कोई, चाहे उंगलियां काट दे प्लास में डाल के, पर उसकी सोच में भारत माता रहनी चाहिए। भारत माता जिंदाबाद, मेरा भारत देश को बचाना है। ये बहुत अलग चीजें हैं जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं। तो यही चीजें भाई, नमस्कार, जय हिंद, जितने भाई देख रहे थे। और बस मैं इतना ही कहूँगा कि पूर्व सैनिकों के लिए बहुत अच्छा रहेंगे अगले 5 साल, क्योंकि पूर्व सैनिक उठे ही 2023 में, और 2023 में हम उठे हैं तो यार साल तो लगेंगे, सालों तो लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक 13 महीने के आंदोलन में सारे अधिकार आपको मिल जाए। नहीं, संघर्ष का मजा है, क्योंकि 250 साल तो आजादी के लिए लग गए थे। हर एक चीज का समय होता है। ये समय ही था कि हम 75 सालों में हमने संविधान के अंदर 20 फरवरी 2023 को हुंकार भरी। तो मैं कहूंगा कि 75 साल फिर क्यों लग गई। अगर आप ये कहोगे कि 14 महीने में सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, तो मैं कहूंगा फिर 75 साल क्यों लग गई। 75 साल आप कहां थे? अगर आज आप कह रहे हो कि 13 महीने में हमारी भारत सरकार ने बातें नहीं मानी या हमारे को मीटिंग का न्योता नहीं दिया, तो मैं कहूंगा ये कमी आपकी थी। अगर आप हमारे से बुजुर्ग हैं
और आप हमारे से 30 साल 35 साल पहले पेंशन आए हो, 20 साल पहले पेंशन आए हो, तो आप आज तक थे कहां? और यही जवाब आप लोग दो इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर, जो कि कहे कि आपने क्या किया। उन्होंने तो कर दिया, उन्होंने तो इतिहास रच दिया 13 महीने। आप व्हाट्सएप को छोड़िए, आप एक दिन तो निकालिए जंतर मंतर पे और चलिए दिल्ली आपके साथ में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।